हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपने क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी। भारतीय संविधान के 500 प्लस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात चल रही थी, तो आज इसी सीरीज को लगातार जारी करते हैं। बीच में कुछ दिन गैप आ गया था, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने के कारण हम सरपंच भी बन गए हैं, आपको बता देते हैं। तो देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। आरआरबी एग्जाम 2004 का क्वेश्चन है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। चाहे नई बोले या अखिल भारतीय सेवाएं बोले, बात एक ही समझनी है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है अगला, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है, या अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कौन कर सकता है, या नई अखिल भारतीय सेवाएं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। तो देखो, इसका आंसर तो होगा आपका राज्यसभा। क्या होगा? राज्यसभा होगा। आई बात समझ में? अब देखो, बात क्या होती है कि अनुच्छेद 312, भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 क्या कहता है? अनुच्छेद 312 कहता है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से, किस बहुमत से? राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर सकती है? सर्जन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर सकती है या उसे समाप्त कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है, सर्जन कर सकती है या उन्हें समाप्त कर सकती है। अब बात यह बनती है कि अखिल भारतीय सेवाएं आती कौन सी है? तो नाम सुना होगा आपने, IAS, जो आपका बड़ा ख्वाब रहता है। नाम सुना होगा आपने IPS, और नाम सुना होगा आपने IFS। अब देखो, इसकी बात करते हैं। ISAS पहले इसको किस नाम से जानते थे? ICS। और IPS को पहले किस नाम से जानते थे? IP के नाम से जाना जाता था। और IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा और IPS इनका गठन किया गया था 1947 में। कब किया गया था? 1947 में। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं थी? तो कितनी अखिल भारतीय सेवाएं थी भाई? 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी। और वर्ष 1966 में किसका गठन कर दिया गया? IFS का गठन कर दिया गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन कर दिया गया, भारतीय वन सेवा का गठन कर दिया गया। अब यहां से और क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो वर्तमान में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3, IAS, IPS और IFS। और राज्यसभा 312 के तहत ऐसा, अनुच्छेद 312 के तहत ऐसा कर सकती है। तो नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? तो राज्यसभा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों के लिए तक रोक सकती है? अपनी सहमति को कितने दिनों के लिए रोक सकती है? देखो, राज्यसभा है, इसमें राज्यसभा की बात की जाए कि राज्यसभा धन विधेयक पर कितने दिन तक उसको रोक सकती है? धन विधेयक को, मनी बिल को रोक सकती है। देखो, धन की बात है, पैसा पैसा ना कर पैसे की लगा दूं ढेरी। एक बात सोचना है जिंदगी में, कलम जानते हो ना? कलम, कसम और कदम हमेशा सोच समझ कर उठाना चाहिए। पैसों के चक्कर में पैसों की ढेरी लगा दो, चांद तोड़ कर ला दूंगा। अरे चीनी को ला पाओगा तो चीनी टाइम पर ध्यान रखियो। तो राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों के लिए रोक सकती है? तो इसका आंसर सीधा तो देखें तो कितना दिन है? 14 दिन है। ये
भारतीय संविधान में 14 दिन बड़ा चर्चा में है। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार कितने दिन करता है? 14 दिन। हटाने को लेकर महाभियोग की सूचना कितने दिन पूर्व है? 14 दिन पूर्व है। न्यायाधीशों को हटाने की सूचना कितने दिन पूर्व है? 14 दिन पूर्व। देखो, धन विधेयक की बात की गई है, मनी बिल की बात की गई है। पहली बात तो करते हैं कि धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 110 में किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 110 ये कहता है कि धन विधेयक कौन कौन से विधेयक हैं जो धन विधेयक की श्रेणी में आएंगे। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 110 में किया गया है। आगे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं, इस बात की तय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। आई बात समझ में? लोकसभा अध्यक्ष ये कहता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो कौन कहता है? लोकसभा स्पीकर कहता है, लोकसभा अध्यक्ष कहता है। आई बात समझ में? अब देखो, धन विधेयक की प्रक्रिया किसकी बात की गई है? धन विधेयक की प्रक्रिया। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 100। धन विधेयक क्या होता है, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 110 में है। और धन विधेयक की प्रक्रिया किस प्रकार से वो पारित होता है, उस बात का उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल 109 में है। आर्टिकल किसमें है? 109 में। देखो, धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होती है। पहली बात तो मैंने बताई दी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन देता है? लोकसभा स्पीकर देता है। धन विधेयक जब रखा जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा में रखने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक है? तो धन विधेयक लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति क्या है? आवश्यक है। राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो धन विधेयक क्या होता है? लोकसभा में रखा जाता है। तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। और साथ ही मैं बता देता हूं, धन विधेयक सदैव किस में रखा जाता है? लोकसभा में। और लोकसभा धन विधेयक को पारित कर दें तो धन विधेयक कहाँ जाता है? धन विधेयक कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। धन विधेयक कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन में राज्यसभा जो भी विचार दे, सही दे, अच्छे दे, जो भी विचार दे, वो लोकसभा पर डिपेंड करता है कि उस पर उसके विचारों को माने या न माने। राज्यसभा उसमें 14 दिन रोक सकती है। धन विधेयक पर कोई परिवर्तन, कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन के लिए रोक सकती है? 14 दिन। अब धन विधेयक मनी बिल लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी क्या है? आवश्यक है। राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी क्या है? आवश्यक है। तो ये थी किसकी बात? धन विधेयक की बात थी। तो धन विधेयक से संबंधित एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। ले लिया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? देखो, राज्यसभा में नॉमिनेट मेंबर होते हैं और नॉमिनेट मेंबर की बात की गई है, इसमें अभिनेता की बात की गई है। तो देखो, अभिनेता की बात करें तो इसका आंसर तो होगा पृथ्वीराज कपूर। दिलीप कुमार का नाम सुना होगा, वो धीरे धीरे सॉन्ग। सुनील दत्त का नाम सुना होगा, गुरुदत्त है, पृथ्वीराज कपूर है। तो आंसर तो क्या होगा इसका? पृथ्वीराज कपूर होगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 80 है वो ये कहता है कि राज्यसभा के गठन की बात है वो अनुच्छेद 80 में की गई। और अनुच्छेद 80 कहता है कि भारत की राज्यसभा में कुल सदस्य कितने होंगे? 250 होंगे। 250 सदस्य होंगे और 250 सदस्यों में से 238 तो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे और 12 क्या होंगे? नॉमिनेट होंगे। 12 क्या होते हैं राज्यसभा में सदस्य?
नॉमिनेट। अब जो सदस्य नॉमिनेट होते हैं वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं? तो 80(1) के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। अब 12 सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं वो नॉमिनेट करता कौन है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। और इन सदस्यों का संबंध किससे होना चाहिए? तो इन सदस्यों का संबंध है किससे होना चाहिए? कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, सोशल वर्कर। सरपंच के चुनाव थे, समाज सेवा की तो बाढ़ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखेगा कला जानते हो आप में भी कूट कूट के भरी होगी। जैसे मेरा एक उदाहरण है कि राजस्थान में सर्प की इतनी प्रजातियां पाई जाती है कि विश्व के किसी भी देश में नहीं पाई जाती। जहाँ डीजे पर गानों लागू चाहिए, नाग लपेटा राजस्थान में 100-150 प्रजाति तो एक साथ आ पड़े कौन पड़े? तो कला, साहित्य, गाय कलाकार अच्छे हो, दीपावली की सफाई कर रहे हो तो गाना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? गाना किसी एंड किसी और के साथ हो रहा है। विज्ञान पूछेगा मत, कूट कूट कर भरी है। समाज सेवा तो हद ही पार कर दी। समाज सेवा, युवा नेता, ईमानदार, कुछ लोगों पर तो केस चल रहे हैं भ्रष्टाचार के, वो भी अपनी पोस्ट में लिखते हैं ईमानदार। ये ईमानदार है, कर्मठ है, मेहनती है, ये लोग हैं, अपने आप उपाधि ले लेते हैं। तो समाज सेवा की तो मैं बता ही देता हूं। जैसे आप इतने टैलेंटेड हो, जैसे एक लड़की की स्कूटी खराब हो गई और आप अपनी एनफील्ड लेकर जा रहे हो और उसने कह दिया प्लीज, तो वो आप कह देते हो कि बुलेट ले जा, बोलो स्कूटी मैं सही कर लूंगा, तो वो समाज सेवा ही है एक। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से। अब देखो कला, पृथ्वीराज एक एक्टर थे और इनका संबंध कला से था। तो ये राज्यसभा में मनोनीत होने वाले प्रथम क्या थे? अभिनेता थे। प्रथम अभिनेता कौन थे? तो पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, इस राजकुमार ने मुझे बर्बाद कर दिया, नहीं तो मेरे भी क्या क्या सपने थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 203। तो देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले इस क्वेश्चन का। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? अभिनेता कौन था? तो पृथ्वीराज कपूर। अब देखो अभिनेत्री की बात करें तो हेमा मालिनी ज्यादा चर्चा में रहती है, प्रचार के लिए नाथारामगढ़ भी आई थी, सारी बात है, परंतु इसका आंसर हेमा मालिनी नहीं है। प्रथम एक्टर नहीं थी। ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप ध्यान रख लिया करो। आप तो ये सब तो ध्यान रखते हो कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के संबंध बढ़ रहे थे और हो गया मामला। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के भी, रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण के भी संबंध बढ़ रहे थे, ठीक है। तैमूर सेकंड भी आने वाला है। ये सारी बातें तो आप अच्छे से ध्यान रख ले, तो पर थोड़ा सा इधर भी ध्यान रख लिया करो। प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जो राज्यसभा में मनोनीत हुई। और मनोनीत किस आर्टिकल के तहत होती है? तो अनुच्छेद 80(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो क्वेश्चन आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है दिखने में और कई बार पूछा भी गया है। वही बात है, सामने अच्छे दिन पाने हैं, बेहतरीन दिनों के लिए, बेहतरीन दिन पाने के लिए बुरे दिनों से क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। तो सेम कहानी है, यदि बेहतरीन दिन पाना चाहते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन का क्या कीजिएगा? सॉल्यूशन कीजिएगा। तो बताएं देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? बताएं देखें। पहला क्वेश्चन तो ऑप्शन बताई दिया आपने, आंसर क्या होता है? देखो राज्यसभा के सभापति की बात की गई है, चेयरमैन की बात की गई है, या राज्यसभा के अध्यक्ष की बात कर ले, बात क्या है? एक ही है। तो बताएं देखिए राज्यसभा के सभापति,
पहला क्वेश्चन तो मैं आपको यही पूछ लेता हूं कि राज्यसभा के सभापति होते कौन है, चेयरमैन होते कौन है। तो बताएं देखिए कौन होते। चुनाव की बात तो बाद में है, पहले ये बताएं कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान का आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। अनुच्छेद 64 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। राज्यसभा का मालिक कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अब देखो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 66 है, अनुच्छेद 66 है, वो राज्यसभा के जो जो अध्यक्ष हैं या सभापति हैं उनके निर्वाचन मंडल की बात करता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल अर्थात उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेते हैं, तो ध्यान रखना, संसद के सभी सदस्य, पार्लियामेंट के सभी मेंबर क्या लेते हैं, संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखना, इसमें जो विधानसभा होती हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो संसद के सभी सदस्य, संसद में सदस्य कौन, लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। देखो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बात क्या है, गलत है, ये सही है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य गलत है। यदि यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचित सदस्य तो ये बात क्या होती, सही होती, परंतु उपराष्ट्रपति के लिए बात क्या है, गलत है। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। या इस प्रकार की इसकी जगह यह भी दे सकता है, संसद के सभी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 4 कोटेशन है। तो बताइए देखिए आंसर क्या होता है। सुनाई होगा आपने कि हार जब होती है जब मान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत जब होती है तब ठान लिया जाता है। तो कोई भी आपने जो ठाना है, यदि नहीं ठाना है तो आज जरूर ठान लें कि आपको क्या चाहिए, इसमें सिलेक्शन चाहिए। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। देखो एक स्थायी सदन होता है और एक अस्थायी सदन होता है। स्थायी सदन कौन है, राज्यसभा है, या इसे उच्च सदन भी बोलते हैं राज्यसभा को। और अस्थायी सदन कौन है, लोकसभा। लोकसभा को जब चाहे राष्ट्रपति भंग कर सकता है, परंतु इसको भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। पहला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है भाई, 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और इसके 1/3 सदस्य, कितने सदस्य हैं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, नवनिर्वाचित होते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे लोकसभा के 2014 में चुनाव हुए, 2019 में चुनाव पूरे एक साथ नहीं होते हैं, किसके, राज्यसभा के। इसके प्रति 2 वर्ष बाद कितने, 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद निर्वाचित सेवानिवृत्त होते हैं। जैसे मैं बताऊं कि पहली बार जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो 1952 और सभी सीटों पर चुनाव हुआ था। जैसे मान लीजिए कि 240 सीटों पर क्या हुआ, एक माना गया है, वास्तविकता नहीं है, कि 1952 में गणित के हिसाब से, गणित में दिक्कत नहीं हो, 1952 में राज्यसभा की 240 सीटों पर चुनाव हुआ। अब 2 वर्ष बाद मतलब 1954 में 240 के 1/3, 240 के 1/3 कितने, 80।
80 सदस्यों की लॉटरी लगाई गई और चुनाव करवाए गए। 56 में फिर 80 सदस्यों की और बच्चे 80 का चुनाव 1958। अब एक तिहाई प्रति 2 वर्ष बाद चलते रहते हैं। तो राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण है क्योंकि यहाँ 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, प्रति 2 वर्ष बाद क्या होते हैं, नवनिर्वाचित होते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली मुलाकात कब हुई राज्यसभा की, या पहली बैठक कब हुई? तो बताएं, देखिए राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर क्या होगा इसका? देखें, आपने भी तो पहली मुलाकात की थी, किस रेस्टोरेंट में की थी, कहाँ की थी, आपको भी पता होगा। तो सेम कहानी है। तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, फर्स्ट जो मीटिंग है वो कब हुई थी? तो 13 मई 13 मई 1952 को राज्यसभा की क्या होती है, प्रथम बैठक होती है। कब? तो 13 मई 1952 को। बहुत छोटा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? देखो, संसद, अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद में 2 सदन होंगे। संसद में कितने सदन होंगे? 2 सदन होंगे। एक कौन सी होती है? लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किस रूप से होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और मतदाता सूची में नाम हो, वो लोकसभा सदस्यों का वोट दे सकता है। और राज्यसभा सदस्यों की बात की जाए, राज्यसभा सदस्यों का वोट कौन देते हैं? तो जो विधानसभा सदस्य होते हैं, जो एमएलए होते हैं, ये विधानसभा सदस्य किसको वोट देते हैं? राज्यसभा सदस्यों को वोट देते हैं। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव एमएलए द्वारा किया जाता है और इसका किसके द्वारा किया जाता है? जनता। अपन ने सब क्या लेते हैं? भाग देते हैं। जैसे सुना होगा 2014 में लोकसभा चुनाव थे, मोदी जी आए थे, और 2019 में भी लोकसभा चुनाव थे, मोदी जी दोबारा आए थे, है ना। 24 में तो सब जैसे आपका विचार है वही आएगा, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता। तो स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आंसर हो गया इसका क्या? लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? यदि मैंने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा है और आपने पढ़ा है तो उसमें इसकी व्याख्या की गई है। यदि आपके समझ में आए तो जरूर बताइएगा। आंसर क्या है? फटाफट बताएं, मैं देख रहा हूं आपका आंसर। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? बताएं, देखें आंसर क्या होगा। सुना ही होगा आपने कि शुक्र करना सीख गालिब, शुक्र करना सीख गालिब, सिकवा तो पूरी दुनिया ही करती है। तो क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने जब राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया था और राष्ट्रपति टॉपिक में अनुच्छेद पढ़ाया था आपको 55, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। क्या बताया था? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। और उसके बाद बताया था कि एक विधायक का मत मूल्य भी निकाला जाता है और एक किसका मत मूल्य भी निकाला जाता है? एक विधायक का मत मूल्य भी निकाला जाता है और एक सांसद का मत मूल्य भी निकाला जाता है। तो अपन ने बात की थी कि प्रत्येक राज्य के विधायकों का मत मूल्य क्या है? अलग अलग होता है। सभी राज्यों के जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, उनका मत मूल्य अलग अलग होता है क्योंकि सभी राज्यों की जनसंख्या भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो आगे बात करते हैं, बात को सुनना ध्यान से। एक सांसद का मत मूल्य बताया था और
कुल विधायकों का कुल मत मूल्य बटा कुल सांसद। और पूरे भारत के विधायकों का मत मूल्य क्या होता है, एक समान होता है, क्योंकि एक जो सांसद है, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एक क्षेत्र विशेष का, एक राज्य विशेष का, एक केंद्र शासित विशेष क्षेत्र का, प्रदेश का नेतृत्व नहीं करता है, वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, पूरी भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण सभी सांसदों का मत मूल्य क्या होता है, एक समान होता है। तो इसमें भारत की जनता का, पूरे भारत की जनता का क्या करता है, वो प्रतिनिधित्व करता है, लीडरशिप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है, कि जो एक लोकसभा जो मेंबर होता है वो कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। देखिए 5 लाख का करता है, 7.5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का। भारत में वैसे भी जनसंख्या का बम फट रहा है, क्यों? ये तो बाल विवाह रोक दिया, नहीं तो मामला नाइजीरिया को फेल करता, क्यों? तो बताएं, देखें कितने लाख पर एक सांसद होता है, चाहे राज्यसभा सदस्य हो चाहे लोकसभा सदस्य हो। अब तो आंकड़ा बहुत ज्यादा चला गया है, पर एक सामान्य स्थिति में कम से कम की बात की गई, मिनिमम की बात की गई है, मैक्सिमम की बात नहीं की गई है। तो एक सांसद कम से कम 10 लाख की जनसंख्या पर क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या 10 लाख से कम है तो वह राज्यसभा सदस्य है ही नहीं, क्योंकि जनसंख्या का मामला वह नहीं बैठ रहा है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अधिकतम का कोई आंकड़ा नहीं है, कितनी भी हो सकती है, सब जगह एक अलग अलग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक दिल्ली है, कोलकाता उत्तर है, मुंबई दक्षिणी है और लक्षद्वीप। वैसे भी सीधा दिमाग लगाएं तो क्या होता है आंसर, लक्षद्वीप होता है, क्योंकि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप सबसे छोटा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। और सबसे बड़े की बात की जाए, ध्यान रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख है। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा आता है भाई, तो आपने धरती दोहरा रही, बाड़मेर आवे ना, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। इस लद्दाख में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि अब तो जम्मू और लद्दाख अलग अलग हो गए, परंतु ध्यान रखना लद्दाख वही है जो पहले लोकसभा क्षेत्र था। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में भी कितने सदस्य हैं, एक ही लोकसभा सदस्य हैं। भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा कौन सा आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लक्षद्वीप आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, पॉपुलेशन की दृष्टि से बात की गई, जो वोटर्स होते हैं उनकी बात की गई कि वोटर्स के आधार पर देश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, इलेक्शन क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा होगा, उन्नाव। उन्नाव तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में, उन्नाव रेपकांड भी सुना होगा। बेंगलुरु, उत्तर बेंगलोर में भी जनसंख्या खूब है, गाजियाबाद में भी खूब है। परंतु इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मलखाजगिरी। और मलखाजगिरी कहाँ है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। और ये जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा क्या है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है, तो बताएंगे कि आपसे रिलेटिव है, आपके आसपास का इलाका है, तो कौन सा है, मालदा है, झाडोल सहडोल है, चिक्काबल्लापुर है या नागौर राजस्थान है। जो सर्वाधिक की लोकसभा क्षेत्रों के साथ सीमा बनाता है तो कौन सा है, नागौर। नागौर राजस्थान का सबसे सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है।
सॉरी सर्वाधिक सीमा, राजस्थान का सबसे सर्वाधिक जिला बनाने वाली सीमा पाली है। दूसरा सर्वाधिक कौन सा है? राजस्थान का नागौर जिला है। पर ये नागौर जो लोकसभा क्षेत्र है, जो हनुमान बेनीवाल का जो लोकसभा क्षेत्र है, वो कितने लोकसभा क्षेत्रों के साथ सीमा बनाता है? तो 9, मतलब 9 के बीच में बैठा रहता है आपका जो हनुमान है। नाम हनुमान, काम हनुमान, और 9 के बीच में 9 लोकसभा क्षेत्रों से सीमा बनाता है। देखो 9 कौन कौन से, वैसे मैं बता देता हूं। एक तो आपनू सीकर, सुनियो को बापू ने भेजी, पटवान भेजी, सीकर में मिल गई सीकर। सीकर के बाद चूरू, चूरू के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद जालोर, जालोर के बाद पाली, पाली के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद अजमेर, और अजमेर के बाद जयपुर ग्रामीण। कितने लोकसभा क्षेत्रों के साथ सीमा बनाता है? तो 9 लोकसभा क्षेत्रों के ना सीमा बनाता है। सुना होगा खरनाल के तेजाजी जाटनी रो जायो, सुनो, तो वही क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? देखो लोकसभा सदस्य अपने में से लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। परंतु लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं हो, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं हो तो लोकसभा में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है? या इस अस्थायी अध्यक्ष का अर्थ लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नहीं लेना है, इसका अर्थ होता है प्रोटेम स्पीकर। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष बोल सकते हो आप, या प्रोटेम स्पीकर बोल सकते हैं। जब भी लोकसभा का गठन होता है तो उसमें क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है। क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है। और प्रोटेम स्पीकर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकसभा अध्यक्ष ही बोलते हैं। और प्रोटेम स्पीकर जैसे शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया। प्रोटेम स्पीकर जैसे शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। और राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। और प्रोटेम स्पीकर के 2 कार्य होते हैं। एक कार्य तो होता है कि लोकसभा सदस्यों को क्या दिलाना? शपथ दिलाना। और दूसरा कार्य होता है कि जब तक लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनाया गया है तब तक लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करना। ये 2 कार्य किसके होते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? कि सर्वाधिक लोकसभा सदस्य भी किस राज्य से हैं और सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य भी किस राज्य से हैं? तो बताइए, देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो भाई सर्वाधिक पॉपुलेशन, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा सीटों का बंटवारा किसके आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर। और जनसंख्या का भंडार कहाँ भरे हैं? उत्तर प्रदेश में भरे हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीट है, सर्वाधिक राज्यसभा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की बात करें तो लोकसभा सीट कितनी है? 80। और राज्यसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितनी है? 31 है। ठीक है, तो सर्वाधिक लोकसभा राज्यसभा सदस्य कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। अब देखो लोकसभा में बात करें और बात कर लें कि लोकसभा में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का होगा, तो दूसरा किसका होगा, तीसरा किसका होगा और चौथा किसका होगा? तो बताएं, देखिए लोकसभा में दूसरा सर्वाधिक सदस्यों वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरा कौन सा आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से लोकसभा सदस्य कितने? 48। तीसरा कौन सा आता है? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल से लोकसभा सदस्य कितने? 42। तीसरा कौन सा आता है? बिहार, वही गुप्तेश्वर पांडे वाला। बिहार की बात की गई है। और बिहार से कितने हैं भाई?
तो बिहार से 40 लोकसभा सदस्य होते हैं और इसके बाद तमिलनाडु आता है 39। अब देखो राज्यसभा सदस्यों की बात करते हैं कि दूसरा सर्वाधिक राज्यसभा सदस्यों वाला कौन है, तो बताएं देखिए कौन है। तो दूसरा, पहला तो स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का है। दूसरा आता है आपका महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र से कितने हैं 19। और महाराष्ट्र के बाद किसका नंबर आता है, महाराष्ट्र के बाद किसका नंबर आता है, तो तमिलनाडु का आता है। तमिलनाडु से कितने हैं 18। और वेस्ट बंगाल से कितने हैं राज्यसभा सदस्य, तो 16 है। और ये लोकसभा सदस्यों की बात है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, 4 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, तो बताइए देखें। आंसर क्या होगा कि आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है, 4 माह बढ़ा सकती है, 1 वर्ष बढ़ा सकती है, बताया था वैसे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में। तो आंसर क्या होगा, जब अपन ने टॉपिक बढ़ाता है ना राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव, नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट, तो आंसर कितना था 1 वर्ष। उसमें लिखा था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक बार में लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष। फिर दोबारा 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, तीसरी बार भी 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तो कितने वर्ष हो गया, 1 वर्ष आंसर हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। सुना ही होगा आपने कि इत्र के कपड़ों से महकना कोई बड़ी बात नहीं है। इत्र के कपड़ों से महकना कोई बड़ी बात नहीं है, जब खुशबू किरदार से आए तो वो अलग बात है। तो लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं और संसद के सदस्य। देखो भाई, संसद के सदस्य नहीं चुनते भाई, लोकसभा में राज्यसभा टांग को निराश है, राष्ट्रपति को काम भी को नहीं। अब देखो 2 शब्द है, लोकसभा के सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको लोकसभा सदस्य ही चुनते हैं। कौन चुनते हैं, लोकसभा सदस्य ही चुनते हैं। परंतु केवल निर्वाचित चुनते हैं या सभी चुनते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं तुरंत प्रभाव से। और इस बात का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 118 में है। जैसे ही लोकसभा का गठन होता है तो लोकसभा सदस्य तुरंत प्रभाव से किसका गठन करते हैं, 118 नहीं है, ठीक है, तुरंत प्रभाव से लोकसभा सदस्य किसका चुनाव करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष चुनते हैं और एक को क्या चुनते हैं, उपाध्यक्ष चुनते हैं। और यह भी बता देता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं, केवल किसकी शपथ लेते हैं, सदस्यों की शपथ लेते हैं। और त्याग पत्र किसे देते हैं भाई, लोकसभा अध्यक्ष हैं और लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, ये अपना त्याग पत्र डिवोर्स का मामला एक दूसरे को निपटा देते हैं, एक दूसरे को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो लोकसभा के आंसर क्या होगा, लोकसभा के सभी सदस्य क्या देते हैं, वोट, ये सदस्य क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे, कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे। 3 ऑप्शन है, 4, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से सभी, ये सभी थे दूसरी बार चुने जाने वाले या कोई एक था, आंसर बताएगा।
क्या आंसर होगा? तो लगातार दूसरी बार, देखो सबकी बात कर लेते हैं, पर लगातार दूसरी बार कौन कौन से चुने जाते हैं? पंडित नेहरू, उन्नीस में चुना, 1957 में चुना और 1962 में, लगातार हैं, दो नहीं 3 बार है। इंदिरा गांधी 1966 में चुनी जाती है, 1971 में चुनी जाती है, लगातार है। अटल बिहारी वाजपेयी वैसे तो 1996 में 13 दिन के लिए भी बने थे, 1998 में चुने गए और 1999 में भी चुने गए थे। तो ये तीनों हैं जो लगातार कितनी बार? 2 बार। वैसे इंदिरा गांधी भी 3 बार प्रधानमंत्री बनती है, अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार बनता है, और जवाहरलाल नेहरू 1 बार मनोनीत होते हैं और 3 बार क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ये सभी क्या हैं? दोबारा चुने गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है कि भारत का प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत, चयनित, क्या होता है भाई? भारत के प्रधानमंत्री का नॉमिनेट किया जाता है, नियुक्त होते हैं, अपॉइंटमेंट दिया जाता है, निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, मनोनीत, नॉमिनेट किया जाता है या चयनित किया जाता है। तो आंसर क्या होगा भाई? देखो अनुच्छेद 74 आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में किसकी बात करता है? वो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, अपॉइंटमेंट देगा। तो आंसर क्या होगा भाई इसका? भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, नियुक्त करता कौन है प्रधानमंत्री को? तो कौन करता है भाई? राष्ट्रपति। किस आधार पर? तो लोकसभा में बहुमत के आधार पर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, कितनी ही बार? भारत में देखो मोहब्बत भी अनलिमिटेड बार होती है, प्यार भी अंधा होता है, गाड़ी, पैसा, बंगला सब देखता है, आजकल सरकारी नौकरी भी देखने लग गया, देखता है ना? तो बताएं, देखें कितनी बार कि कोई व्यक्ति भारत में कितनी बार प्रधानमंत्री पद? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कितनी ही बार? अनलिमिटेड है, ये जियो का रिचार्ज है, मतलब करा 1 बार करवा लिया, कई दिन का झंझट खत्म है। तो कोई व्यक्ति कितनी भी बार भारत का क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है, और कोई व्यक्ति कितनी भी बार भारत का क्या बन सकता है? राष्ट्रपति। मतलब राजनीतिक जो भी पद है उनकी लिमिट नहीं की गई भारत में। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्र। इस क्वेश्चन में आप सारे कंफ्यूज होंगे, बताएं देखें लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? लोकसभा की लीडरशिप कौन करता है? तो आंसर क्या होगा? दे फटाफट बताएं। कि लोकसभा अध्यक्ष करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है या राष्ट्रपति करता है? देखो बता देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है, न कि लोकसभा का नेतृत्व करता है, लीडरशिप नहीं करता है।
संचालन करता है, लोकसभा की बैठकों को स्थगित करता है, कार्रवाई बुलाता है, सारी बातें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों का संचालन करता है, राज्यसभा की बैठकों को स्थगित करता है। और प्रधानमंत्री लोकसभा की बैठकों नहीं बुलाता है, राज्यसभा की नहीं बुलाता है, परंतु लोकसभा का नेतृत्व करता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेतृत्व करता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्यों होता है प्रधानमंत्री? क्योंकि जिस दल को लोकसभा में बहुमत है उसी दल की क्या होती है? सरकार होती है। और लोकसभा में जिसका नेतृत्व है वही देश का क्या है? प्रधानमंत्री है। अन्य कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सुना होगा आपने, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद का सदस्य नहीं होना आवश्यक है या नहीं होना आवश्यक है? बताया जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, संसद के। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का। परंतु यहां शब्द दिया गया है जिसका नाम है आम तौर, सामान्य। दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, 30 दिन में त्याग पत्र देना पड़ता है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य, तो सामान्य प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है? लोकसभा का सदस्य होता है। राज्यसभा से तो कई बार लोकसभा से मौका नहीं मिलता है तो राज्यसभा से चुना जाता है, जैसे इंदिरा गांधी चुनी गई थी। इंदिरा गांधी राज्यसभा से बनने वाली प्रथम प्रधानमंत्री थी। सामान्य किसे? लोकसभा से। चाहे नरेंद्र मोदी की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, मोरारजी देसाई की बात करें, चौधरी, ये लगभग किससे चुने गए? लोकसभा से चुने गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्लियर है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? संघीय शब्द का अर्थ समझना, केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या, नहीं तो मंत्रिमंडल राज्य में भी होती है। राज्य की मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कई बार अपन गलत कर सोच लेते हैं कि मुख्यमंत्री तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री आंसर कैसे होगा? तो यहां संघीय लिख दिया जाता है। संघ का अर्थ होता है केंद्र में। और मंत्रिमंडल के गठन भी प्रधानमंत्री करता है। इसके बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है? हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री वही बनता है जो सत्ता दल का क्या है? अध्यक्ष है। कौन बनता है? सत्ता दल का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनता है। बाकी ऑप्शन में सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, ये सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? सुना होगा आपने, किस्मत की लकीरों से चुराया नह कक्कर का सॉन्ग, वही बात है यहाँ। मोरारजी देसाई संसद सदस्य थे, राजीव गांधी थे, वीपी सिंह थे, पीवी नरसिम्हा राव। क्या होता है, 1991 में लोकसभा चुनाव होते हैं और कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन था? राजीव गांधी। लोकसभा चुनाव के दौरान 21 मई 1991 को राजीव गांधी की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। अब कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं, कांग्रेस चुनाव हार रही थी और दक्षिणी भारत में इनकी हत्या की गई। जैसे ही रिजल्ट आया, दक्षिणी भारत में कांग्रेस को क्या मिला? बहुमत। और पीवी नरसिम्हा राव को क्या बनाना पड़ा? प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। तो पीवी नरसिम्हा राव प्रथम व्यक्ति हैं या प्रथम प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बने। उस समय न तो लोकसभा सदस्य थे और न राज्यसभा सदस्य थे। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। और इस प्रकार का कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दिया करो।
कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर कर दिया करो, अन्य कोई सूचना ईमेल कर दिया करो कोचिंग के नाम। आपका अच्छा क्वेश्चन होगा तो इसमें वीडियो में आपका क्वेश्चन जरूर शामिल किया जाएगा और साथ ही में उस लड़के का नाम भी बोला जाएगा कि किसने ये क्वेश्चन भेजा है, रमेश ने भेजा है कि पंकज ने भेजा है कि सुमन ने भेजा है, जो भी है। तो इस प्रकार के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे जैसे हमारे वीडियो में नहीं हो या आपके पास कंफ्यूजन की स्थिति हो तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप जरूर सेंड कीजिएगा। और आज की क्लास इतनी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं नेक्स्ट